नमस्कार। हेलो एवरीवन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नंबर ऑफ टॉपिक्स कवर करने के बाद अब थोड़ा सा चेंज करते हैं और एक नई डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं, जो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम उन छोटे छोटे माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं जो हमें आंखों से तो नहीं दिखाई देते, लेकिन उनका इम्पैक्ट इतना बड़ा होता है कि वो हमें साफ साफ दिखाई देता है। तो चलिए इस माइक्रोस्कोपिक वर्ड की शुरुआत करते हैं इनके जनरल इंट्रोडक्शन से। अभी जो हम इम्पैक्ट की बात कर रहे थे, उसको समझने के लिए एक ही एग्जाम्पल काफी है, कोविड-19, जिससे कि हम सभी परिचित हैं। और इसका हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था ये भी हम सब अच्छे से जानते हैं। इसका जो कॉजिंग एजेंट है कोरोना वायरस, वो इसी माइक्रोबियल वर्ड को बिलोंग करता है। तो आज के इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में जो कंटेंट हम कवर करेंगे वो है इकोसिस्टम, क्योंकि हम कहानी शुरू से शुरू कर रहे हैं। देन आपका आया रोल ऑफ माइक्रोब्स, टाइप ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोबियल इंटरेक्शंस, देन नीड ऑफ माइक्रोबियल स्टडी एंड मीडिया एंड आइसोलेशन मेथड फॉर माइक्रोब्स। स्टार्ट करते हैं इकोसिस्टम से। अर्थ पे लाइफ तभी पॉसिबल हुई जब यहाँ पे एक सुटेबल एनवायरमेंट बना, यानी कि कहिए कि एक बैलेंस इकोसिस्टम डेवलप। अब ये इकोसिस्टम क्या है? लिविंग और नॉन लिविंग जो हमारी थिंग्स हैं उनके बीच का जो इंटरेक्शन है उसको रेफर करता है। यानी कि हम कह सकते हैं इकोसिस्टम इंक्लूड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्टिंग विद ईच अदर विद देयर फिजिकल एनवायरमेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया। अब यहाँ पे जो लिविंग थिंग है उनको हम क्या कह रहे हैं? बायोटिक फैक्टर्स या बायोटिक कंपोनेंट्स। और जो नॉन लिविंग है उनको हम एबायोटिक कंपोनेंट्स कह रहे हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? प्रोड्यूसर्स यानी कि ऑटोट्रॉफ जैसे प्लांट्स। कंज्यूमर हमारे क्या हो गए? हेटरोट्रॉफ्स जैसे एनिमल्स। देन डीकम्पोजर हमारे क्या हो गए? सेप्रोट्रॉफ यानी माइक्रोब्स। इसी तरीके से एबायोटिक फैक्टर में हमारा क्या आ जाएगा? टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, ये हमारे एबायोटिक फैक्टर्स हो गए। अब बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, ड्यू टू दीज इंटरेक्शन a complex web of relationship is developed that sustain life and drive ecological processes। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने कहा डीकम्पोजर, जिसमें कि कौन आ रहे हैं? माइक्रोब्स। और इन्हीं माइक्रोब की स्टडी को हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। अब बात करते हैं कि ये जो माइक्रोब्स हैं इनका हमारे इकोसिस्टम में आखिर रोल क्या है। अगर ये इतने छोटे से ही हैं तो हमारे इकोसिस्टम में इनकी जरूरत क्या है? तो छोटे छोटे से ही सही, लेकिन ये जो माइक्रोब्स हैं ये हमारे प्लांट्स के साथ, एनिमल के साथ या ह्यूमन बीइंग के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, जिससे कि ये कुछ ऐसा प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं जिनसे कि जिनके साथ इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है वो भी बेनिफिट होते हैं और इनको भी उनसे कुछ ना कुछ मिलता है। सेकेंड थिंग कि हमारा जो एनवायरमेंट है, चाहे वो एयर हो, सॉइल हो, वाटर हो, वो जो भी पॉल्यूट हो रहा है उसकी क्लीनिंग में ये जो माइक्रोब्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो सॉइल के कंपोनेंट्स हैं, सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर है, माइक्रोब्स उसको ब्रेक करके न्यूट्रिएंट को वापस सॉइल में डाल रहे हैं। इसी तरीके से आपका जो प्लांट का वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, उसको भी ये माइक्रोब डिकम्पोज कर रहे हैं और एक तरीके से कहिए कि इकोसिस्टम का जो न्यूट्रिएंट साइकिल है उसको मेंटेन कर रहे हैं। अब जब माइक्रोब्स इतने तरह के काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि माइक्रोब भी कई तरह के होंगे। तो उनके जो मेजर टाइप हैं वो हम कवर करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमारे सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स होते हैं। इनके शेप और साइज वेरी करते हैं। रॉड शेप हो गए आपके, कोकाई हो गए, ये डिफरेंट आपके स्फेरिकल हो गए। तो डिफरेंट टाइप के आपके बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया जनरली हर तरह के एनवायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। देन आपके आते हैं आर्किया। आर्किया शेप और साइज को अगर देखें तो बैक्टीरिया से सिमिलर होते हैं, लेकिन अगर हम इनके जेनेटिक मेकअप की बात करें या इनकी बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो वहां पे ये बैक्टीरिया से डिफरेंस शो करते हैं। देन ये एक्सट्रीम जो एनवायरमेंट होता है उसमें भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्लास की बात करें फंजाई। फंजाई आपका क्या होता है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हुए, कॉम्प्लेक्स सेलुलर स्ट्रक्चर हुआ इनका। फंजाई बेसिकली जो आपके ऑर्गेनिक मैटर हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर कह लीजिए, उनको डिकम्पोज करते हैं और वहां से अपने न्यूट्रिएंट लेते हैं। तो इस तरीके से ये एक तरीके की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं प्लांट्स के साथ, जिसको कि हम माइक्रोराइजा कहते हैं, माइक्रोराइजी। देन ये आपके हार्मफुल इफेक्ट भी दे सकते हैं, यानी कि पैथोजेनिक भी हो सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर रहे हैं, इसलिए न्यूट्रिएंट रिसाइकल में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम वायरस की। Viruses are the tiny particle that consist of genetic material, either DNA और RNA, जो कि आपके प्रोटीन कोड से कवर्ड होते हैं। देन वायरस रिक्वायर्ड होस्ट सेल टू रेप्लिकेट। और अलग से अगर हम कहें तभी हम वायरसेस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहते हैं, क्योंकि वायरस इटसेल्फ आपके नॉन लिविंग की तरीके से रहते हैं, लेकिन जब इनको कोई होस्ट मिल जाता है, लिविंग होस्ट, तो उसके अंदर ये रेप्लिकेशन करते हैं और इन्फेक्शन फैलाते हैं। देन आपका आता है प्रोटिस्ट। ये आपके सिंगल सेल यूकैरियोट्स हुए, और ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफ भी हो सकते हैं, और हर तरह के एनवायरमेंट में पाए जाते हैं। अब जब इतने तरह के माइक्रोब्स हैं तो इनके बीच में इंटरेक्शन भी पॉसिबल है। तो माइक्रोबियल इंटरेक्शन क्या बता रहा है? हाउ माइक्रोब्स इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरमेंट। अब ये जो इंटरेक्शन है ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, और ये इंटरेक्शन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोसिस्टम को बैलेंस रखने में। यहाँ पे कुछ हम इंटरेक्शन के एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या है? दोनों ही आपके जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो बेनिफिटेड होंगे। देन आपका आता है कॉमनसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म में एक आपका ऑर्गेनिज्म बेनिफिट, उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, जबकि दूसरा आपका अनअफेक्टेड रहेगा। एग्जाम्पल देखें तो हमारे इसमें गट माइक्रोब्स आ सकते हैं। देन पैरासिटिज्म की बात करें तो पैरासिटिज्म में वन ऑर्गेनिज्म को तो कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा होगा एट एक्सपेंस ऑफ अदर, जैसे कि पैथोजेनिक माइक्रोब्स जो होते हैं, लाइक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि कॉजिंग एजेंट है टीबी का, ह्यूमन के अंदर रहता है और इन्फेक्शन फैलाता है। वहीं से ये अपनी ग्रोथ करता है, वहां से न्यूट्रिएंट्स लेता है जिससे कि इसकी ग्रोथ होती है, लेकिन ह्यूमंस में ये इन्फेक्शन फैलाते हैं। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट आपके जो इंटरेक्शन हो सकता है कंपटीशन। कंपटीशन में क्या हुआ कि माइक्रोब्स लिमिटेड रिसोर्सेस के लिए आपस में ही compete कर रहे हैं, जस्ट लाइक न्यूट्रिशन के लिए वो compete कर रहे हैं एक दूसरे से। देन बात करते हैं एमेंसेलिज्म में। इसमें एक माइक्रोब आपका, उसको कुछ ना कुछ हार्म होगा और दूसरा आपका अनअफेक्टेड रहेगा। अगर हम इसी को कंपेयर करें आपका कॉमन सेलिज्म में, तो यहाँ पे क्या था कि एक माइक्रोब बेनिफिट मिल रहा था एक माइक्रोब को और दूसरा अनअफेक्टेड था। अब वही अभी हम क्या कह रहे हैं, एमेंसेलिज्म में
एक माइक्रोब हमारा अनअफेक्टेड रहेगा, जबकि दूसरे को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसको हार्म होगा। एग्जाम्पल इसका देखिए क्या होगा, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में जो माइक्रोब है, सपोज ये माइक्रोब हमारा एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर रहा है, तो एंटीबायोटिक उसको तो कुछ नहीं करेगा, वो आपका अनअफेक्टेड रहा। लेकिन उस एंटीबायोटिक की वजह से उसके आसपास के जो माइक्रोब होंगे वो अफेक्टेड हो जाएंगे, यानी या तो उनकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी या वो किल हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो हो गया हमारा सिंट्रोपी। इसमें माइक्रोब वर्क टुगेदर टू ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। एग्जाम्पल हमारा हो गया डाइजेस्टिव माइक्रोबाइट। और लास्ट हम देखते हैं प्रेडेशन। प्रेडेशन में क्या है, वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रे ऑन एंड कंज्यूम अनदर। इसका जो एग्जाम्पल देखें वो आपका आता है जैसे वेम्पायरो विब्रियो स्पीशीज दैट फीड्स ऑन यूकैरियोटिक क्लोरेला सेल्स। एग्जाम्पल के नाम में ही वेम्पायर, वेम्पायर इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी टेंडेंसी क्या होगी। इसी तरीके से आपका इसी क्लास में एक और माइक्रोब होता है वेम्पायरोकोकस विच सक द साइटोप्लाज्म ऑफ क्रोमेटियम बैक्टीरिया। तो ये तो आपके हो गए माइक्रोबियल इंटरेक्शन। अब हम बात करते हैं कि व्हाई वी नीड माइक्रोबियल स्टडी। जाहिर सी बात है, जब इनका इतना सारा रोल है तो स्टडी तो करनी ही थी, लेकिन फिर भी इसको अगर हम अ, अलग से कैटेगराइज करें तो विद इवोल्यूशन माइक्रोब्स में भी चेंजेस आ रहे होंगे, तो उनकी जो डाइवर्सिटी है उसे स्टडी करने के लिए, उनकी क्लासिफिकेशन को स्टडी करने के लिए, या इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप रहा है उसको समझने के लिए, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी माइक्रोबियल स्टडी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, तो चाहे वो इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन हो या एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन हो, इन दोनों ही केसेस में माइक्रोब्स का अपना अलग अलग रोल रहा है। जैसे कि इन्वायरमेंट की बात करें तो थ्रू बायो रिमीडिएशन, और एग्रीकल्चर की बात करें तो जैसे आपके पेस्ट कंट्रोल में आता है, पेस्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, इनके फॉर्मुलेशंस में माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इनका एप्लीकेशन। देन उसी तरीके से अगर हम बात करें मेडिकल एंड क्लिनिकल एप्लीकेशंस में, तो सबसे पहले यह है कि अगर हमको कोई डिजीज हुई है तो वो किस वजह से हुई है। पैथोजेनिक अगर कोई डिजीज है तो सबसे पहले पैथोजन का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, तभी हम उस डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं। तो पैथोजन के आइडेंटिफिकेशन के लिए माइक्रोबियल स्टडी की रिक्वायरमेंट हुई। देन बात आती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, यानी कि जो पैथोजन हमें पता चला वो अभी भी उसके लिए जो ड्रग्स हैं क्या वो उतनी इफेक्टिव हैं। ऐसा तो नहीं, वो जो पैथोजन है वो करेंटली जो मेडिकेशंस अवेलेबल हैं उनसे वो रेजिस्टेंट हो गया हो, तो वो ड्रग्स हमारे लिए यूजफुल ही नहीं रही। तो ये कैसे पता चलेगा, जब हम उसकी रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो इसके लिए भी स्टडी चाहिए, और अगर हम पैथोजन को अच्छे से समझ लेंगे तभी हम उसके लिए वैक्सीन डेवलप कर सकते हैं उसके अगेंस्ट, इसलिए भी माइक्रोबियल स्टडी की रिक्वायरमेंट हुई। इसी तरीके से अगर हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देखें, तो चाहे वो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो, चाहे फार्मा इंडस्ट्रीज हो, चाहे फूड इंडस्ट्रीज हो, नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमारे माइक्रोबियल सोर्स से आते हैं, या उनकी प्रिपरेशन में माइक्रोबियल मेटाबोलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये तो कुछ रीजन है कि इस वजह से हाँ हमें माइक्रोबियल स्टडी करनी चाहिए। अब बात आती है कि अगर हमें स्टडी करनी है तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या, माइक्रोब्स। अब माइक्रोब्स हमारे पास हो, हमारे हाथ में हो, हाथ में मीन्स हमारी लैब में हो, तो
इसके लिए क्या चाहिए, एक सुटेबल एनवायरमेंट चाहिए जहां पे कि ये माइक्रोब ग्रो कर सके। तो एनवायरमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो बात आती है मीडियम की। तो मीडियम हमारे क्या हो गए, बेस्ड ऑन कंपोजिशन। एक हमारा हो गया सिंपल मीडिया, जो कि जनरल पर्पस मीडिया हो गया और नंबर ऑफ माइक्रोब की ग्रोथ को वो सपोर्ट करता है। देन आपका आता है कॉम्प्लेक्स मीडिया। कॉम्प्लेक्स मीडिया के जो कंपोनेंट्स होंगे उनका कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन जो होगा वो सर्टेन नहीं होगा, यानी कि उसमें कुछ ऐसे सोर्सेस इन्वॉल्व होंगे जिसका केमिकल कंपोजिशन कांस्टेंट नहीं होगा, वो वेरी करता है। जैसे कि हम बात करते हैं ईस्ट एक्सट्रैक्ट की, पेप्टोन की, ट्रिप्टिक सोया ब्रॉथ या ब्लड अगार की। तो इनका जो केमिकल कंपोजिशन है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, बैच टू बैच थोड़ा बहुत वेरिएशंस इनमें आ सकता है। और ये यूज क्यों किए जाते हैं, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ ग्रोथ फैक्टर होते हैं जो कि अननोन माइक्रोबियल स्पीशीज जो होती हैं उनकी ग्रोथ को ये सपोर्ट कर देते हैं। क्योंकि अगर नोन हो तब तो हमें पता है कि पर्टिकुलर क्या उनकी रिक्वायरमेंट है और वो हम उनको प्रोवाइड करें, लेकिन अगर हम खुद नहीं जानते हैं कि कौन सा माइक्रोब हम ग्रो करने वाले हैं तो उसके लिए हमें एक कॉम्प्लेक्स सोर्स देना चाहिए जो कि उनकी ग्रोथ के लिए सपोर्टिव। देन नेक्स्ट आपका आता है डिफाइंड मीडियम। डिफाइंड मीडियम में केमिकल कंपोजिशन जो होगा वो एग्जैक्टली डिफाइंड होगा, जैसे कि जेपेटॉक्स मीडियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये तो हमारा जो हमने मीडिया को डिवाइड किया ये था ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन। अब यही अगर उनके फंक्शन के बेस पे डिवाइड करें तो एक आपका हो गया सेलेक्टिव मीडिया। सेलेक्टिव मीडिया क्या करेगा, वो सर्टेन माइक्रोब की ग्रोथ को इन्हांस करेगा, उनको प्रमोट करता है, जबकि कुछ सर्टेन माइक्रोब्स होंगे जिनकी ग्रोथ को वो इनहिबिट करेगा। जैसे कि मैकॉन्की अगार। मैकॉन्की अगार हमारा ग्राम निगेटिव जो है उनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है और वहीं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। दूसरा आपका आया डिफरेंशियल मीडिया। डिफरेंशियल मीडिया क्यों यूज कर रहे हैं, ये दो आपके जो स्पीशीज होंगे उनको डिफरेंशिएट कर देगा। जैसे कि ब्लड अगार हो गया हमारा, या आपका मैनिटोल जो आपका अगार हुआ, तो उसमें एक आपकी स्पीशीज क्या करेगी, ग्रो कर जाएगी और उसी की दूसरी स्पीशीज हमारी ग्रो नहीं कर पाती है। देन आता है इनरिच मीडिया। इनरिच मीडिया में कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए आ, उसको ग्रोथ सपोर्ट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया हमारा चॉकलेट अगार जो कि निसीरिया की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। अब ये हमारे मीडिया तैयार हो गए, किस लिए तैयार हुए हैं, माइक्रोब्स के आइसोलेशन के लिए। तो आइसोलेशन के भी कुछ अपने मेथड होंगे, वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका स्ट्रीक मेथड। स्ट्रीक मेथड में क्या है कि जो भी हमारी मीडिया की प्लेट है उस पे हम लूप से स्ट्रीकिंग कर रहे हैं। अब ये स्ट्रीकिंग फर्दर हमारी कई तरह की हो सकती है, एक आपकी जिगजैग स्ट्रीकिंग भी हुई या क्वाड्रेटिक जैसा कि यहाँ पिक्चर में शो किया गया है। इससे क्या होगा, प्योर कॉलोनी हमारे आइसोलेट हो सकती हैं, क्योंकि जो सिंगल आपके कॉलोनीज आपकी आएंगी वहां से हम प्योर कॉलोनी आइसोलेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट जो आपका मेथड हुआ, वो हुआ प्लेट पोर मेथड। प्लेट पोर मेथड में क्या हुआ कि जनरली आपका जो सैंपल होता है उसको आप मोल्टेन अगार के साथ मिक्स कर देते हो एंड देन फिर आप प्लेट पे पोर करते हो और उसको इंक्यूबेट करते हो, जिससे कि जो कॉलोनीज आपकी ग्रो की होंगी उसमें आप काउंटिंग के लिए हेल्पफुल होगा।
आसानी से कॉलोनीज काउंट की जा सकती हैं। लेकिन ये मेथड आपका टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और क्लोजली रिलेटेड जो कॉलोनीज होती हैं उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। देन आपका आता है स्प्रेड प्लेट मेथड। स्प्रेड प्लेट मेथड में क्या करते हैं कि आपका जो सैंपल होगा उसको प्लेट के ऊपर स्मॉल अमाउंट में लेंगे एंड देन ये आपका जो ग्लास स्प्रेडर है इसकी हेल्प से उसको प्लेट पे स्प्रेड करते हैं। और ये भी हमारे किस लिए ये जो मेथड है इसकी वजह से भी हमें कह लीजिए कि जो प्योर कॉलोनीज हैं वो हमको मिल सकती हैं और कॉलोनी काउंटिंग में भी ये हेल्पफुल आपका होता है। तो ये तो थे कुछ आपके माइक्रोबियल मेथड जो कि मेथड जो कि माइक्रोबियल आइसोलेशन में यूज किए जाते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में टेकअप करेंगे और धीरे धीरे इस माइक्रोबियल वर्ड को एक्सप्लोर करते हैं। आई होप ये कंटेंट आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा और आसानी से आप लोग इन चीजों को समझ सकते हैं। तो आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।